हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 52 रहेगा। तो चलिए जी, आपको एक सूचना दे देते हैं। ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा यूपीएससी बैच लॉन्च किया गया है और क्लासेस आपकी 1 मई से शुरू हो गई हैं। तो आज यानी कि 3 तारीख है, तो 3 दिन हो गए हैं, डेमो क्लासेस चल रही हैं। कल से यानी कि निरंतर क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी और ये जो आपका बैच है वो 18 महीने का रहेगा, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और मेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई है। इसके माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप और भी ज्यादा जानकारी जुटा सकते हैं ग्रैंड मास्टर 360 के बारे में और यूपीएससी बैच के बारे में भी। अगर आपके साथी बंधु तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल के लिए, उनके लिए भी खुशखबरी है। उनके लिए एसएससी सीजीएल बैच लॉन्च किया गया है ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा। ये बैच 10 महीने तक वैलिड रहेगा, जिसमें टायर 1 टायर 2 दोनों एग्जाम्स की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। इसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई है, तो आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। अब चलो जी, चलते हैं हमारी क्वेश्चनों की श्रृंखला की तरफ। तो चलो जी, बताएं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जल्दी से आप बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का उन्मूलन किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय की बात है। और ये कब किया गया था? 1829 में। किसके प्रयासों से? तो नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगलों के शासक अकबर सेकंड ने। ये वही राजा राम मोहन राय हैं जिन्होंने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन करवाया था, सती प्रथा को अवैध घोषित करवाया। और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर अधिकारी बनकर आए हुए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो आप कहेंगे 1828 से लेकर 1835 तक का टाइम पीरियड रहा। इस विलियम बेंटिक के आप कह सकते हैं कि 2 टाइम पीरियड रहे। 1828 से लेकर 1833 तक का एक टाइम पीरियड रहा और 1833 से लेकर 1835 तक का दूसरा टाइम पीरियड रहा। जब ये लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर अधिकारी बनकर आया था, तब ये किस रूप में आया था? तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसी के समय में 1833 का चार्टर अधिनियम लाया गया, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद खत्म कर दिया गया और उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल पद देखने को मिला। तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी बना और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, जनरल। चलिए जी, अब इसी के समय में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था राजा राममोहन राय के प्रयासों से। अब जैसे बात करते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो बात है ये 1848-1849 की। इस समय कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था यहाँ पर? तो आप कहेंगे डलहौजी का टाइम पीरियड चल रहा था। ये वही डलहौजी है जो व्यक्तगत का सिद्धांत लेकर आया था, जो हड़प नीति लेकर आया था, जिसके तहत इसने कई राज्यों को हड़प लिया और अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1848 से 1856 तक रहा था ये डलहौजी। और ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। इसमें थोड़ी मिस्टेक कर दी है टाइपिंग में, ठीक है ना? तो चलो जी, जब हम बात करते हैं इस डलहौजी के बारे में, तो ये भारत का गवर्नर जनरल 1848 से 1856 तक रहा। इसी के समय में वुड डिस्पैच जो है वो हुआ 1854 की बात है। इसी डलहौजी के समय में 1853 में बॉम्बे से
ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी, बॉम्बे से ठाणे। और भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो भी नाम इसी डलहौजी का आता है। पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी, हिंदी में कहें तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, इंग्लिश में कहें तो पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी इसी डलहौजी के समय में। अब जैसे हम बात करते हैं तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो किसका नाम आता है, यहाँ पर नाम आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स का। और ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला, 1817 से 1819 तक चला था। इसी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई थी और अंग्रेजों ने पेशवा पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और जो मराठा राज्य चला आ रहा था, मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसमें मराठा राज्य का अस्तित्व समाप्त, ठीक है। और यहाँ पर जो अंतिम पेशवा थे वो कौन थे, तो नाम आता है बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने कहां भेज दिया था, कानपुर में बिठूर के पास भेज दिया था कि आपको वहां पर पेंशन मिलती रहेगी। तो उस समय जब ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था, तो नाम लिखेंगे आप लॉर्ड हेस्टिंग्स का। और लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823 तक रहा। ये किस रूप में आया था, ये तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। फिर जब बात करते हैं अमृतसर की संधि के बारे में, ये जो अमृतसर की संधि हुई उसके समय में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था, यहाँ पर लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का टाइम पीरियड था उस समय। और ये लॉर्ड मिंटो फर्स्ट कब से कब तक रहा, 1807 से लेकर 1813 तक रहा था। ये किस रूप में आया, तो आप कहेंगे ये भी बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो आप कहेंगे बात है 1809 की। तो किस किस के बीच में हुई थी ये अमृतसर की संधि, तो जैसे अंग्रेजों की तरफ से मध्यस्थता कर रहे थे मेंटकोफ, और जब बात करते हैं सिखों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह और मेंटकोफ के बीच में ये संधि हुई थी, जिसमें क्या किया गया, जिसमें सतलुज नदी को महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो उस समय कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। मिंटो सेकंड तो बहुत बाद में आया था, वो तो भारत का वाइसराय बनकर आया था, लॉर्ड मिंटो सेकंड। मिंटो सेकंड के बारे में तो आपको पता ही है, 1905 से लेकर 1910 तक रहा था, जिसके समय में स्वदेशी आंदोलन चला था, जिसके समय में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था। वो सारी की सारी जो बातें थी वो मिंटो सेकंड के समय की हैं। लेकिन ये कौन है, ये है मिंटो फर्स्ट, जिसके समय में अमृतसर की संधि हुई। अब आपको ध्यान में रखना है कौन सा ऑप्शन, A1 B3 A1 B3 C2 D4। जिन्होंने टिक किया होगा सी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया है। जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा अति उत्तम। अब चलो जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से कौन सा ठीक रहेगा। ये आपका यूपीएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। तो षड दर्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल समझने का प्रयास करेंगे। षड का मतलब होता है छह, और दर्शन का मतलब आपको पता ही है। तो छह दर्शन कौन कौन से हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, ये दर्शन की तरीके से हमें जितने भी ग्रंथ लिखे गए जिनकी संख्या 6 है, और कौन कौन सी हैं इसमें अभी बताते हैं आपको। तो इसमें लोकायत और कपालिक जो है वो षड दर्शन का हिस्सा नहीं है। ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी 2014 में पूछा गया था। तो जैसे हम हमारे भारतीय परंपरा की बात करते हैं तो इसमें आस्तिक दर्शन भी रहे हैं, आस्तिक दर्शन। तो ये जो 6 संख्या है दर्शनों की, वो 6 के 6 आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये जो 6 के 6 दर्शन है वो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं।
इसी वजह से इनको आस्तिक दर्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आस्तिक दर्शन के अलावा कोई अन्य अनीश्वरवादी या फिर भौतिकवादी दार्शनिक परंपराएं विकसित नहीं हुई, वो भी यहाँ पर विकसित हुई। यानी कि नास्तिक परंपरा के दर्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी जो हम इन षड दर्शन की बात कर रहे हैं, उनका नाम और उनके प्रणेता कौन है, उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो एक दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो नाम आता है महर्षि कपिल का। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन दिया। फिर जैसे हम बात करते हैं न्याय दर्शन की, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, तो नाम आता है महर्षि गौतम का, महर्षि गौतम। फिर जैसे हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं तो एक नाम आता है योग दर्शन का। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो आप नाम लिखेंगे महर्षि पतंजलि के बारे में। ये तो आपको बखूबी पता ही होगा महर्षि पतंजलि के बारे में। फिर हम बात करते हैं चौथे दर्शन के बारे में, जिसे क्या नाम दिया जाता है, वैशेषिक दर्शन। इस वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन रहे, तो नाम लिखेंगे आप महर्षि कणाद का, महर्षि कणाद। और फिर जैसे हम बात करते हैं पूर्व मीमांसा के बारे में, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे, महर्षि जैमिनी। और उसके बाद में एक और है जिसे हम वेदांत का भी नाम दे देते हैं, वेदांत, वेद प्लस में अंत यानी कि वेदांत। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे कभी कभार हम उत्तर मीमांसा बोल देते हैं, उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत। तो इसके प्रणेता कौन थे, तो नाम आता है महर्षि बादरायण का, बादरायण भी लिखा होगा कई बार। इस प्रकार से जो 6 दर्शनों की संख्या है, ये वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसी वजह से भारतीय षड दर्शन को आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। इनके अलावा भी भारतीय परंपरा में अनीश्वरवादी, भौतिकतावादी दार्शनिक परंपराएं भी विकसित हुई। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2014 में पूछा गया था। जिन्होंने इसमें सी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अब चलो जी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी आपका यूपीएससी में पूछा गया है एक बार। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। तो आपको इसमें बताना है, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था, बात है 2014 की। तो शक संवत के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं कुषाण वंश के बारे में। इतने में आप इसके बारे में बताइएगा। कुषाण वंश का नाम आपने बखूबी सुना है। कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे सम्राट कनिष्क। सम्राट कनिष्क के समय में क्या हुआ था, सम्राट कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक करवाया 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में ही सम्राट कनिष्क ने अपने सानिध्य में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन 78 ईस्वी में सम्राट कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुई। ठीक है, तो जैसे 78 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ और यही वो साल है जिस साल इन्होंने क्या किया था, शक संवत की शुरुआत की। तो यहां पर आप लिखेंगे शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा की गई, तो आप लिखेंगे सम्राट कनिष्क का नाम की शुरुआत। जब हम इस शक संवत के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो पहला महीना होता है उसकी शुरुआत कैसे होती है, चैत्र से होती है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं जब ये चैत्र महीना शुरू होता है तो कौन सा महीना चल रहा होता है, या तो मार्च होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार या फिर अप्रैल होता है। तो हमें इसमें बताना था कि इसमें कौन सा ठीक रहेगा। तो 22 मार्च या फिर 21 मार्च का दिन होता है जब शक संवत की शुरुआत होती है। यही जो हमारा शक संवत है वो हमारा राष्ट्रीय संवत भी है। भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को स्वीकार कर लिया था
और कब स्वीकार किया था, तो वो दिन था 22 मार्च का ही। 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब हम इस महीनों की बात करते हैं तो हिंदू परंपरा के अनुसार देखते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पो, माह, फाल्गुन, इस प्रकार से जो है 12 महीने होते हैं। तो ये जो शक संवत है इसकी शुरुआत कब की गई, 78 ईस्वी में ही की गई थी। ये पॉइंट आपका कवर हो गया। तो यहां पर आपने एक नाम और भी सुना होगा शक संवत के अलावा, तो उसका नाम क्या आता है, विक्रमी संवत। हालांकि जो विक्रमी संवत है वो शक संवत से पुराना है, क्योंकि विक्रमी संवत की शुरुआत जो थी वो 57 ईसा पूर्व में की गई थी और ईस्वी शुरू होने के 78 साल बाद शक संवत की शुरुआत की गई थी। जब हम बात करते हैं अभी विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है, तो आप 2024 में जोड़ देंगे 57, तो कितना बन गया, 7 और 4 11, हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, और 2081वां विक्रमी संवत चल रहा है। ठीक है। जब हम बात कर रहे होते हैं वर्तमान में शक संवत कौन सा चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 2024 में से माइनस कर देंगे 78। ठीक है। 78 में जब देखेंगे 8 और 6 14, यहां से हासिल गई 1, 11 बच गए, 7 और 4 11। ठीक है। तो इस प्रकार 9 1946, तो वर्तमान में शक संवत कौन सा चल रहा है, 1946। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। शक संवत की बात की जाए तो इसको शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सम्राट कनिष्क को दिया जाता है, जो कि कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे। ठीक है। और जब हम बात कर रहे होते हैं विक्रमी संवत के बारे में, इनके प्रणेता किनको कहे जाते हैं, तो नाम आता है सम्राट विक्रमादित्य का। और ये सम्राट विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे, तो ये उज्जैनी के राजा थे। बाद में इनका जो ये नाम है वो एक उपाधि बन गया और बहुत से राजा महाराजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। जैसे हम बात करते हैं गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की, उन्होंने भी तो विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी और वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इस प्रकार से बहुत से राजा महाराजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की, यानी इन्होंने काम ही ऐसा किया था कि इनका नाम ही एक उपाधि बन गया। और ये सम्राट विक्रमादित्य ईसा पूर्व में थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको बात में क्या है, थोड़ा सा सोचना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताने का प्रयास करेंगे। राजा राम मोहन राय ने रिक्त स्थान में बंगाली में संवाद कौमुदी और रिक्त स्थान में फारसी में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें बताने का प्रयास करेंगे। राजा राम मोहन राय ने 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया और अगले साल 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार का प्रकाशन शुरू किया। यानी कि जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था राधानगर में, और ये राधानगर उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। और कहा जाता है कि ये जो है इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, तो राजा की उपाधि देने वाले मुगल शासक थे जिनका नाम था अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने कहा कि मेरी पेंशन जो है वो अंग्रेजों ने कम कर रखी है, तो थोड़ी सी मेरी सिफारिश कर दीजिए। इसी वजह से उनको ये उपाधि भी दी थी। फिर थोड़ा और बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। इन्होंने 1809 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य किया और बाद में इन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और फिर जैसे 1815 की बात करते हैं तो इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी, तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने।
फिर कहा जाता है कि 1821 में इन्होंने यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना भी की। यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1821 में ही। और 1821 में ही इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, जैसे आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, संवाद कौमुदी। अगले साल 1822 में मिरातुल अखबार का प्रकाशन शुरू किया और फिर करते करते 1828 में इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हालांकि जब इन्होंने शुरुआत की 1828 में, तब इसका नाम ब्रह्म सभा था, लेकिन बाद में ब्रह्म समाज नाम पड़ा इसका। इसलिए हम कह देते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में हुई। 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। सती प्रथा अवैध घोषित जब की गई थी 1829 में, तब कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था? तो आपको यहां पर नाम लिख देना है, विलियम बेंटिक का, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो आप कहेंगे इसके दो टाइम पीरियड रहे, 1828 से लेकर 1833 तक पहला टाइम पीरियड रहा, 1833 से लेकर 1835 तक दूसरा टाइम पीरियड रहा। जब ये 1828 में विलियम बेंटिक अधिकारी बनकर आया था, तो ये किस रूप में आया? तो उस समय ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था, ठीक है। और इसी के समय में 1833 में चार्टर अधिनियम लाया गया, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद खत्म कर दिया गया और उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल पद देखने को मिला। तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहा। उसी विलियम बेंटिक की बात कर रहे हैं। उसी विलियम बेंटिक के समय में 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? अरसवल्ली, अमरकंटक और ओंकारेश्वर। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें ठीक रहेगा। जल्दी से आप बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका जो था, बात है ये 2017 की, तब ये यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीएससी 2017। तो अब इसमें बताओ कौन सा ठीक रहेगा। सूर्य मंदिरों के लिए पूछा है कि सूर्य मंदिरों के लिए कौन सा विख्यात है। तो यहाँ पर जिन्होंने लिखा होगा ना अरसवल्ली के बारे में, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। केवल एक ही है अरसवल्ली जो फेमस है सूर्य मंदिरों के लिए। तो थोड़ा सा जान लेते हैं अरसवल्ली के बारे में। अरसवल्ली यहाँ पर सूर्य मंदिर बना हुआ है और ये अरसवल्ली कहाँ पर है? तो जब आप जाएंगे ना आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर है ये अरसवल्ली और वहीं पर बना हुआ है सूर्य मंदिर, तो बड़ा प्रसिद्ध है। तो पहला पॉइंट आपका ठीक था। जब हम बात करते हैं अमरकंटक के बारे में, क्या अमरकंटक इस सूर्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? क्या आप कहेंगे जी नहीं। ये अमरकंटक जो है, आपने पहाड़ियों का नाम सुना होगा, अमरकंटक की पहाड़ियां। तो जब आप विंध्यन पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं, विंध्य और सतपुड़ा, विंध्यन पर्वत श्रेणियां और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां जो बनी हुई है, उनका ये मिलन स्थल है अमरकंटक। विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल आप कह सकते हैं। और यहां पर क्या बना हुआ है अमरकंटक में? तो ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिर। तो जैनिज्म परंपरा की बात करते हैं, जैन परंपरा को शुरू किसने किया था? तो नाम आता है किसका? ऋषभदेव का, जो कि पहले तीर्थंकर हुए। और इस जैन परंपरा में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? महावीर स्वामी। अब जैसे बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट के बारे में, ओंकारेश्वर। ये जो ओंकारेश्वर है,
ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भगवान शिव जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर नाम से ही पता चल रहा है, भगवान शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ये। और ये ओंकारेश्वर कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश जो राज्य है हमारा, वहां के एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है खंडवा डिस्ट्रिक्ट। तो खंडवा जिला मध्य प्रदेश, वहीं पर है हमारा भगवान शिव जी का ये मंदिर, ओंकारेश्वर के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो जिन्होंने केवल एक टिक किया है, यानी कि ऑप्शन ए टिक किया है, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। यूपीएससी 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब चलो जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, यानी कि ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने अपने राजा के लिए प्रशंसा पत्र लिखा? तो किसका नाम आएगा यहाँ पर? जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना हरिसेन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। हरिसेन ने लिखा है इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। और किससे संबंधित है ये? समुद्रगुप्त से संबंधित है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त की जब बात की जाती है तो ये समुद्रगुप्त कौन से वंश के थे? तो नाम से ही पता चल रहा है कि गुप्त वंश के शुरुआती दौर के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। जब हम बात करते हैं गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त कब गद्दी पर बैठे थे, तो ये 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 375 ईस्वी तक गद्दी पर रहे थे। इनके बारे में इनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा है और कहा है कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उन्होंने कोई भी युद्ध हारा नहीं था। ठीक है, और इसी वजह से क्या है, इनको बोला जाता है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन इनको किसने कहा था? तो नाम किसका आता है, क्या आप बता सकते हैं? तो नाम आता है एक ब्रिटिश मतलब इतिहासकार विंसेंट स्मिथ का। लेकिन आप कह सकते हैं नेपोलियन कहां और समुद्रगुप्त कहां? अगर टाइम पीरियड की बात देखी जाए तो समुद्रगुप्त तो बहुत पहले हुए थे। तो ये फ्रांस का था ना नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट तो बहुत अदना सा है समुद्रगुप्त के मुकाबले में। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते नेपोलियन के बारे में कि ये नेपोलियन फ्रांस का समुद्रगुप्त है? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। वनडे के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कह सकते थे ना हम, फ्रांस का समुद्रगुप्त कौन? नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन चला होगा उनके रास्ते पर। लेकिन नहीं, हम तो क्या है, आजादी के लिए लड़ रहे थे और बड़े लंबे समय तक हम अपने आप को संभाल भी नहीं पाए आजादी के बाद भी। ठीक है, यहाँ पर कभी लड़ाई होती रही दूसरे देशों के साथ, तो कभी यहाँ पर अकाल पड़ते रहे। ठीक है, तो व्यवस्था करने में समय तो लगता है। चलो जी, कोई बात नहीं है, वापिस आ जाइए। इस समुद्रगुप्त के बारे में जैसे हम बात करते हैं तो इन्हीं के दरबारी कवि हरिसेन ने इनके बारे में लिखा है। इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त को एक उपाधि दी गई है, और वो उपाधि कौन सी है? धर्म प्रचार बंधु। इनको और भी कई उपाधियां मिली थी इनके अलावा। जैसे हम बात करते हैं विक्रमांक की उपाधि इन्होंने ग्रहण की, विक्रमांक। ठीक है, और जैसे हम बात करते हैं इनको कविराज की भी उपाधि मिली। कहा जाता है कि इनको संगीत बड़ा प्यारा था और उस समय जो सिक्के ढाले गए थे उन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो उनका जो संगीत प्रेम है वो उनके सिक्कों पर भी झलकता है। ठीक है, समुद्रगुप्त एक अच्छे राजा के साथ साथ एक अच्छे कवि, एक अच्छे संगीतज्ञ और विद्या के संरक्षक भी थे। ठीक है, तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उन्हें दिखाया गया। तो ये कुछ बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है समुद्रगुप्त के बारे में। लेकिन जब इनके वंश की बात करते हैं, यानी कि गुप्त वंश की बात कर रहे होते हैं, ये गुप्त वंश कब से कब तक सत्ता में रहा? तो आपको पता है इस वंश की शुरुआत किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त कुषाणों के यहाँ पर सामंत हुआ करते थे और लगभग बात है ये 319 के आसपास की, जब गुप्त वंश की
स्थापना की गई और ज्यादा लंबे समय तक ये वंश नहीं चला। 319 से लेकर 467 के आसपास तक ये गुप्त वंश सत्ता में रहा। उसके बाद में गुप्तोत्तर वंश के राजाओं ने यहाँ पर शासन करना प्रारंभ किया। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया क्लियर। अब जैसे बाकी ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, भारवी के बारे में आपने सुना होगा। ये जो भारवी है ये कौन सी रचना के रचनाकार थे? तो नाम आता है कृतार्जुनियम। कृतार्जुनियम किसने लिखी? तो नाम आता है भारवी का। और ये भारवी कहां पर रहा करते थे, किसके समय में रहा करते थे? तो आपने पल्लव वंश का नाम सुना होगा। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के दरबार में रहा करते थे भारवी, जिन्होंने रचना लिखी कृतार्जुनियम। और सेकंड पॉइंट के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। एक सेकंड यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इसको। अब देखो, कल्लण की जैसे हम बात करते हैं, कल्लण के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? तो नाम आता है राज तिरंगिणी का। और ये कल्लण कहां रहा करते थे? जब आप कश्मीर का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक लोहार वंश के बारे में बात कर रहे होते हैं। लोहार वंश के एक राजा हुआ करते थे, राजा हर्ष। राजा हर्ष ने ही कल्लण को प्रश्रय दिया था, जिन्होंने रचना लिखी थी राज तिरंगिणी। और राज तिरंगिणी में कल्लण ने वर्णन किया है कश्मीर के बारे में। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है तो राज तिरंगिणी पढ़ लीजिएगा। फिर काफी समय के बाद इस राज तिरंगिणी का फारसी में भी अनुवाद किया गया अकबर के टाइम पीरियड में। अकबर ने जब ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, उसी डिपार्टमेंट के तहत राज तिरंगिणी का फारसी में अनुवाद कर दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो गया। अब जैसे हम बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में, जयदेव। ये जयदेव किसके समय में रहा करते थे? तो आपने एक नाम सुना होगा, पाल वंश के बाद में एक वंश आया था सेन वंश। तो उसमें एक राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के ही दरबार में रहा करते थे ये जयदेव। ठीक है, ये मार्कर काम करना बंद हो गया है, चलो कोई बात नहीं। तो जो जयदेव थे उन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? एक सेकंड जरा रुकिए, इसमें कई बार मार्कर में दिक्कत आ जाती है। जयदेव के द्वारा लिखी गई रचना का नाम क्या है? गीत गोविंद। तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबार में रहा करते थे? सेन राजवंश के राजा लक्ष्मण सेन के यहाँ पर। अब ये पॉइंट आपका कवर हो गया। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। दाउजली हेडिंग नवपाषाण कालिक स्थल किस राज्य में स्थित है? जिन्होंने लिखा होगा डी ऑप्शन उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये असम राज्य में है और असम का एक डिस्ट्रिक्ट है दीमा हसाओ। दीमा हसाओ जिले में स्थित है दाउजली हेडिंग। और जैसे बात करते हैं यहाँ से हमें किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं ये नियोलिथिक एज का ये स्थल रहा होगा। और यहाँ से चक्की के पार्ट मिले हैं, चक्की के पार्ट जिससे क्या है आटा पीसने का प्रयोग होता होगा। ठीक है, और भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मिले हैं जो इसी क्षेत्र में है। और एक छोटा सा पहाड़ है बलुआ और शैली प्रशस्त्र से बना हुआ, वहीं पर यह स्थित है सारा का सारा, है ना ये स्थल। तो वैसे इसका नाम देखा जाए तो मतलब क्या होता है इस पहाड़ का? पक्षियों का पर्वत। इसका मतलब यही है देसी भाषा में, उनकी भाषा में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको कवर करना है। दाउजली हेडिंग, वहां पे एक भाषा बोली जाती है कार्बी भाषा। उस कार्बी भाषा का अगर हम देखें तो दाउजली हेडिंग का मतलब होता है छिपी हुई घाटी। तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया है। नवपाषाण कालिक स्थल दाउजली हेडिंग कहाँ है? तो आप कहेंगे असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। चलो जी, यहाँ पर इसकी खुदाई किसने की थी? तो आप नाम लिख लेंगे, 1961 से 1963 के बीच में की गई थी। तो नाम आता है MC गोस्वामी का। MC गोस्वामी के नेतृत्व में और TC शर्मा के नेतृत्व में इसकी खुदाई का काम शुरू किया गया। ठीक है ना, दाउजली हेडिंग नवपाषाण कालिक स्थल। तो चलो जी ये क्वेश्चन आपको करके लेके आना है और बाकी जैसे हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। UPSC बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है।
और इसके लिए डेमो क्लासेस भी 3 दिन से चल रही हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने की रहेगी, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और मेल आईडी भी प्रोवाइड करवाई गई है। तो इस मेल आईडी के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।